हम लोग पढ़ना है धातु के साथ कैलकुलेट हो गया, धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया में हमको पढ़ना है पहला सोडियम के साथ अभिक्रिया, दूसरा पढ़ना है हमको जिंक के साथ अभिक्रिया, ये दोनों सेम है। तीसरा जो है हमारे पास पढ़ना है मैग्नीशियम के साथ, अच्छा छोड़ो ना, क्रिया है कोई बात नहीं, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। 3 अभिक्रिया हमको पढ़ना है। अच्छा, इसमें से 2 अभिक्रिया का नाम स्पेशल है ना। इस अभिक्रिया, और ये क्या हो गया, ब्रश था क्या? इस अभिक्रिया को बोल रहे थे हम, इस अभिक्रिया का स्पेशल नाम था, इसको बोल रहे थे उर्टज। उर्टज अभिक्रिया, हाँ उर्ज कह दो, उर्ज कह सकते हो, अभिक्रिया बोले तो WURTZ, रिएक्शन। और इसको बोलते हैं ग्रिग नार्ड अभिक्रिया। जिंक के साथ भी नहीं पढ़ना है, लेकिन जिंक का जो होता है सोडियम के जैसा ही होता है। वो भी ऊर्ज अभिक्रिया के जैसा ही होता है। चलो हम 1 बाई 1 करते हैं। सबसे पहले सोडियम के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। अच्छा, इसमें न्यू पेज, हाँ ऊर्ज अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। इस अभिक्रिया में होता क्या है, अल्काइल हैलाइड का अभिक्रिया किसके साथ होता है, सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने से हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। हाँ निर्माण होता है, कह सकते हो कि एल्केन का हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, एल्केन या एल्किन दोनों का, इसलिए तो डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन लिखा, तो एल्केन एल्केन कर रहे हैं। सीधा समझो, हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है और कार्बन का संख्या बढ़ता है, हाइड्रोकार्बन के चेन में कार्बन का संख्या बढ़ता है। हाइड्रो कार्बन के श्रृंखला में कार्बन की संख्या में
वृद्धि होती है। कैसे हम लोग देखेंगे। देखते हैं हमारे पास एक एल्काइल, इधर नहीं दिखाई दे रहा है ना, इधर देखते हैं। ठीक है सर, रहने दीजिए। इधर देखो, हाथ हटाओ ना काजल, इस पे से। RX है, इसके साथ तुम कर 2 मोल ऑफ सोडियम जोड़ देते हो, और RX जोड़, मतलब दो कितना, RX क्या हो गया, 2 को। अब सभी क्रिया में तुम देखो क्या होगा, इसका एक अलग हो जाएगा। इसके बाद जो तुम्हारा स्टेप होगा, देखो क्या होगा, 2 गो Na और XX, 2 मोल NaX बन जाएगा, अब प्लस ये R और ये R आपस में जुड़ जाएंगे, 2R। इसका एक एग्जाम्पल अगर हम ले, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया तो इसका एग्जाम्पल जस्ट एक नीचे ले लेते हैं। इस RX को हम कोई भी ले सकते हैं, अल्का कोई अल्केन लेते हैं, उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन ले सकते हैं। तो हम इस R की जगह पे लेते हैं CH3, और हाइड्रोजन की जगह पे ले लेते हैं Cl, ठीक है। प्लस 2 मोल हमको सोडियम लेना है ना, ले लिए, प्लस एक और CH3Cl ले लेते हैं। तो इस तरफ इसका Cl जो है ना लिख देते हैं, ताकि हमको अभिक्रिया करने में आसान। अब इसमें देखो क्या होगा, ये सोडियम जो है ना, एक इस क्लोरीन से और एक इस क्लोरीन से, दोनों से कर लेगा अभिक्रिया। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 मोल NaCl, और ये CH3 और ये CH3 आपस में जुड़ जाएगा, तो CH3, या फिर तुम इसको C2H6 भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे, इससे पहले जो अल्केन या हाइड्रोकार्बन था उसमें केवल एक कार्बन था, इधर भी देखो केवल एक कार्बन था। अब इसके चेन में एक कार्बन का वृद्धि हो गया, मतलब दोनों जो था आपस में जुड़ गया, दोनों अगर आपस में जुड़ेगा तो चेन में वृद्धि हो गए। इसका और एग्जाम्पल तुम ले सकते हो, इसका एग्जाम्पल एक तुम लोग ऐसे करो, CH3 है ना, CH2Cl या Br जो भी हो, प्लस 2Na, अच्छा रुक जाओ, उसके बाद कर दो CH3CH2Cl, इधर कर देते हैं, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा टर्म जो है आपस में जुड़ जाएगा, डाईईथर। बस अभी इसका बता रहे, इसका पूरा रिएक्शन हम देखेंगे ना तब देखेंगे। शुष्क ईथर बस कुछ नहीं करता है, जो ये बनता है ना एल्केन, उसको स्टेबलाइज करता है, उसका चलो। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, ये 2 गो सोडियम है ना, 2 क्लोरीन को ले लेगा, तो 2 गो NaCl तो तुम्हारा पहले बन गया,
अब ये CH3CH2, ये CH3CH2, ये एक अल्काइल समूह है और ये एक अल्काइल समूह है। हम देखे थे कि इस अभिक्रिया में आर आर मतलब एक अल्काइल मिलके आर आर या फिर इसको ये 2R हो जाता है। तो इस समय क्या होगा कि एक अल्काइल CH3 है, दूसरा क्या है CH2CH3। तो चेन भी इसका बढ़ा नहीं, तो कार्बन का चेन भी बढ़ता है ना। हाँ, इस अभिक्रिया में शुष्क ईथर लेना जरूरी है। और इसी अभिक्रिया को कहते हैं ओर्टज रिएक्शन। मतलब क्या, एल्काइल हैलाइड का सोडियम के साथ अभिक्रिया क्या कहलाता है, ओर्टज रिएक्शन। बहुत सिंपल है। हाँ, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, है ना। लेकिन मेन अभी हाँ, अल्काइल हैलाइड का शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया, लिखिए लो, हेलो एल्केन का शुष्क ईथर की उपस्थिति में, है ना, सोडियम के साथ अभिक्रिया ओर्टज अभिक्रिया कहलाती है। यह शुष्क ईथर की प्रेजेंस में समाप्त होता है, संपन्न होता है। इस अभिक्रिया में एल्केन की श्रृंखला में कार्बन की संख्या बढ़ती है, देख लिया, है ना। इस अभिक्रिया में एल्केन की श्रृंखला में कार्बन की वृद्धि होती है। इसको इस घटना को क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ चेन। एसेंट मतलब बढ़ना, उसके मेंबर का बढ़ना, ऑफ चेन मतलब श्रृंखला। तो अल्काइल हैलाइड का सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे ना, अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बन के चेन में वृद्धि होती है। इसका एक्चुअल अभिक्रिया का प्रकार जो है इस तरह से लिख सकते हो, CH3 है, Cl Na ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, यहाँ पे भी लगा दोगे 2, यहाँ पे भी लगा दोगे 2, नहीं भी लगाओ तो समझ लेना कि ये कौन सा अभिक्रिया है। तो अंत में इसका प्रोडक्ट तो तुमको पता है, 2NaCl प्लस CH3CH। ये था मिथाइल क्लोराइड से बन गया इथेन। तो था हेलो एल्कीन, बन गया हाइड्रोकार्बन। अच्छा, इसका अगर तुम एक अभिक्रिया लेते हो CH3CH2Cl प्लस CH3Cl, इससे अभिक्रिया करा दो ड्राई ईथर, तो करो तो क्या होगा, सीधा सीधी दो गो NaCl जो है, दो गो NaCl बन जाएगा प्लस, है ना,
ब्यूटेन तो नहीं बनेगा, नहीं सर, प्रोपेन प्रोपेन बन जाएगा, CH3 CH2 CH3। अच्छा तुम CS3 CS2 नहीं क्या? तो CS3 CS2 नहीं नहीं, दोनों अलग अलग टर्मिनल पे है ना, तो जुड़ गया है। दोनों अगर एक साथ रखता ना, जैसे CH3 का होल ट्वाइस तुम कब लिखते हो, जब एक CH3 और अगला भी CH3 एडजेसेंट होगा, तब तुम इसको घेर कर CH3 लिख सकते हो। उसका मतलब एक मिनट पहले इसको मिटा दो। किसका मतलब नहीं समझे? क्या बोले एसेंट ऑफ चेन है ना, ऊपर में जो लिखा हुआ है सो। ना उसका समझ में आ गया जैसे बार हाँ तो इसमें नहीं समझ में आया देखा है CS3 CS2 और CS3 मतलब आती नहीं बन जाता और ट्वाइस नहीं। जैसे दो रहता है तो उसके आगे दो लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे हाँ NaCl वाला, हाँ NaCl का दो NaCl बनवे ना का, हाँ तो उसके इसके बाद CH3 CH2 CH है ना। हाँ। देखो हाँ इधर इधर का जो अल्काइल हैलाइड था उसका सारा कार्बन अलग हो जाएगा, समझ गए हम इधर का जो अल्काइल हैलाइड था उसका सारा कार्बन अलग हो जाएगा, और जितना भी कार्बन था सब एक साथ जुड़ जाएगा, और जो क्लोरीन जो था वो जाकर सोडियम से जुड़ जाएगा। इसमें दो गो था, इसमें एक गो था, तो हो गया 1 2 3। इसका मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ। नहीं सर, ये अगर अलग हुआ तो ये प्लस में होगा, ये माइनस में। मैग्नीशियम के साथ चलते हैं। मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो किसका अभिक्रिया कराना है मैग्नीशियम के साथ? अभी हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? आगे पे हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन का अभिक्रिया करा देंगे किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। तो RCl प्लस Mg है ना, ये होता है RMg। दोनों को कहेगा कि तुम दोनों बीच में तक का जगह दो, बीच में ठंडा के समय में जैसे नहीं घुस जाता है, दो के बीच में वो घुस जाता है फुड़ के, वही है ठंडा का समय इसलिए चल रहा है RMgX। और इस अभिक्रिया को बोलते हैं ग्रीग। ये जो बना RMgX ये है ग्रीगनार्ड अभिकर्मक, और इसका खोज करने के लिए एक साइंटिस्ट था ग्रीगनार्ड, उसको नोबेल पुरस्कार मिला था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव रिएजेंट है और बहुत सारे अभिक्रिया में काम आता है। अभी से लेके तुम इसको है ना। और इस अभिक्रिया को बोलते हैं ग्रीगनार्ड NAR लिख देते हैं जेड, क्या दिक्कत है, रिएक्शन। इस रिएजेंट का खोज किसने किया था? एक साइंटिस्ट था, कौन? ग्रीगनार्ड, 1990 में किया था शायद। 1900 है ना, 1900 ईस्वी में विक्टर ग्रीगनार्ड, इसका खोज जो किया था विक्टर ग्रीगनार्ड किया था, और गॉट नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ ग्रीगनार्ड रिएक्ट। चलते हैं। तो ये बनाता है क्या? आ गया
अच्छा, इसमें भी ड्राई ईथर लगता है? तो ये कोरियन हाउस रिएक्शन हाँ, कोड़े हाउस रिएक्शन इसी में है क्या? एनसीईआरटी में दिया हुआ है? नहीं हम बोले इसमें इसको स्टेज में हाँ, इसमें भी ड्राई ईथर होता है। कोड़े हाउस अगर होगा एनसीईआरटी में तो पढ़ लेंगे क्या? तो इसका जो प्रारूप है अभिक्रिया का, आर एक्स प्लस एम जी ड्राई ईथर, समझते हो ना? आर ओ आर, एल्कोक्सिल एल्कोक्सी एल्केन। हाँ, तो ये बना जाता है आर एम जी एक्स। इसका मैकेनिज्म हम लोग को देखना है। एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं इसका। आर एक्स का सी एच थ्री एक्स प्लस एम जी ड्राई ईथर अगर दे देते हैं तो क्या बनेगा इसके अनुसार? आर पहले आएगा बोले तो सी एच थ्री, बीच में एम जी घुस जाएगा, ये जो एम जी है उठ के, है ना, ये जो एम जी है उठ के, सर ये, इसके जगह पे क्लोरीन हाँ सर अच्छा हाँ, इसके जगह पे एक मिनट क्लोरीन लगा देते हैं। इसके जगह पे हम लगा देते हैं क्लोरीन। अब मैग्नीशियम उठ के बीच में घुस गया, है ना, तब मैग्नीशियम आ गया बीच में, और लास्ट में कौन था? क्लोरीन था। और ये हमारा हो गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है हमारा। इसमें टूटता उठता नहीं है। इस तरह से और भी तुम अभिक्रिया ले लो, सी एच थ्री सी एच टू एफ प्लस एम जी ले लो, ड्राई ईथर तुम ले लो, तो बनेगा सी एच थ्री सी एच टू एम जी एफ। ये भी तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन होगा। हाँ, ये रिएजेंट है, और जिस रिएक्शन के द्वारा ये बना है वो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। ये तो हो चुका है ना। अब इसका मैकेनिज्म हम लोग को देखना है। आर एम जी एक्स की क्रिया, या फिर कहो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की क्रियाविधि क्या। तो सबसे पहले जो हमारा मैग्नीशियम होता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने का जिसमें गुण होता है, बेचारा यहाँ पे केवल और केवल Mg जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, एक और एक प्लस ले लेता है अपने सर पे। क्या करता है Mg? एक इलेक्ट्रॉन, हालांकि छोड़ने के टेंडेंसी इसका 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन छोड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन, है ना। अगला स्टेप में क्या होगा? ये हमारा फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप में आर एक्स का बंधन जो है ना वो टूटता है, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन जो है लेके, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके छड़प जाएगा किस पे? हेलोजन पे। तो यहाँ भी बात हुआ आर पे प्लस आ गया था। आर पे बिल्कुल आएगा। फिर एमजी भी तो प्लस है, तो यहाँ भी जुड़ा है। अच्छा बिल्कुल, क्रियाविधि पढ़ रहे तो सब समझ ही नहीं जाएंगे। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ था ना, ये इलेक्ट्रॉन जो मुक्त हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा इस यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? x माइनस तो निकलेगा, तो x माइनस तो बन ही जाएगा, और r प्लस बनने वाला था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है ना आके किस पे अटैक कर गया? r पे, है ना, और r के पास एगो इलेक्ट्रॉन प्लस खत्म हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कि r कार्बोकैटायन यहाँ पे नहीं बनने दिया। कार्बोकैटायन बनने से कौन रोक दिया? जो मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकला था वो। फ्री रेडिकल ग्रुप में ये मौजूद है। अगला स्टेप,
एल्केन से हैलोजन अलग होता है जिस कारण से कार्बोकैटायन बनता है। यह कार्बोकैटायन मैग्नीशियम द्वारा छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। या फिर तुम इसको अगर थोड़ा सा और स्टेप में देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो। अभी इसको रहने दो, और ये जो है ना हमारा क्या बन जाएगा, ये x माइनस बन जाएगा प्लस r प्लस बन जाएगा। अब r प्लस जो तुम्हारा था उस पे वो वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन आ जाए, है ना, ये बन जाए। ठीक है, हाँ उदासीन है। फ्री रेडिकल किसी के पास रहता तो ऐसा थोड़ा ही ना कि उसके पास चार्ज है, चार्ज रहेगा तो माइनस या प्लस रहेगा। उदासीन है वो। उसके पास अपना हाँ, जो एक खो गया था ना, जो हेलोजन लेके भाग गया था, वही ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वही दिखा रहा है कि चलिए इसके पास, हमारे पास ये मौजूद है, हमारा लेके भागा तो है लेकिन हम उपाय कर लिए। अगला स्टेप, अब मैग्नीशियम जो था, मैग्नीशियम का तुम अगर देखोगे गौर से संरचना, तो मैग्नीशियम को अगर देखते हो, मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम जो होता है इसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना, इसके पास टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने की। अच्छा, अब क्या किया, मैग्नीशियम जो है केवल छोड़ा, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन था बाहर में, मैग्नीशियम छोड़ा केवल 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, इस कारण से मैग्नीशियम पे एगो प्लस तो आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो 1 प्लस तो आएगा, और साथ में एगो जो बाहर वाला में इलेक्ट्रॉन था वो तो मौजूद है, तो मैग्नीशियम के पास एक प्लस चार्ज भी है, एक फ्री रेडिकल भी है। अब यहीं से कहानी शुरू होता है, अगला स्टेप में देखो इसको क्या होगा। अब मैग्नीशियम जो है ना, इस फ्री रेडिकल वाले से, ये जो फ्री रेडिकल वाला उससे जुड़ जाएगा R से, और ये जो प्लस वाला चार्ज है उससे जुड़ जाएगा X से। तो यहाँ पे एक स्टेप देखो, R, और इसको दूसरा कलर मिलते हैं ना, R के पास ये था, मैग्नीशियम के पास था क्या था, मैग्नीशियम के पास एगो तो प्लस चार्ज था और एगो ये था, उसके पास हैलोजन के पास क्या था, हैलोजन के पास था माइनस, तीनों जुड़ जाएगा तो तुम्हारा बन जाएगा RMg। एक चीज देखो, इसके बीच का बंधन कैसा है, R और Mg के बीच का बंधन कैसा है, R और Mg के बीच जो बंधन बना ना, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, कहा चलो तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन और मेरा एक इलेक्ट्रॉन, दोनों की इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बंधन बनता है वो कैसा बनता है, कोवैलेंट बंधन बनता है। तो पहला तो ये कोवैलेंट होगा, दूसरा, अब देखो ये नॉन मेटल और ये मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच हमेशा किस तरह का बंधन बनता है, आयनिक, मतलब ये बंधन आयनिक भी होगा और कोवैलेंट भी होगा, ये कोवैलेंट भी होगा और आयनिक भी होगा। अच्छा, आगे पीछे भी बनता है क्या ये? तो हमारे पास जो बंधन है ये R और Mg के बीच का जो बंधन है वो 50% आयनिक होता है और 50% कोवैलेंट होता है। This bond is 50% ionic plus 50% सहसंयोजी। अच्छा, ये जो बंधन है इसमें तो किसी तरह का शेयरिंग होवे नहीं किया, इसमें केवल लेन देन का काम है, Mg प्लस था X माइनस था, और ये तो ये किस तरह का बंधन हो जाएगा, ये प्योरली 100% क्या हो जाएगा, हालांकि फजांस का रूल है, प्रत्येक आयनिक
कोई भी Bond बॉन्ड नहीं, 100% कोवेलेंट नहीं हो सकता है, कोई भी 100% आयनिक। प्रत्येक कोवेलेंट में आयनिक कैरेक्टर होता है, प्रत्येक आयनिक में कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो दोनों बॉन्ड की विवेचना होगी। आर और एमजी के बीच का बंधन जो है वो आयनिक भी होगा और कोवेलेंट भी होगा। आर और एमजी और एक्स के बीच का बंधन जो होगा वो आयनिक होगा। तो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ व्हाट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। सबसे पहले मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के Mg प्लस बनाया। उसके बाद हेलोजन जो है अल्काइल समूह से इलेक्ट्रॉन लेके भागा, कार्बोकैटायन बना दिया। अब ये कार्बोकैटायन जो था मैग्नीशियम द्वारा छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। अब ये रेडिकल मैग्नीशियम रेडिकल से अभिक्रिया कर गया और इधर से जो हेलोजन था ना प्लस वाले मैग्नीशियम पे, अरे दिस इज नॉट एम, दिस इज एम जी। ड्राई ईथर जो है ना RMgX को अस्थायी बनाता है ताकि बैकवर्ड रिएक्शन ना हो। मतलब RMgX जो बना है ना, फिर से ये टूट के, है ना, RX वगैरह ना बने, बैकवर्ड रिएक्शन को जो है ना ड्राई ईथर RMgX के बैकवर्ड रिएक्शन को रोकता है। आई थिंक इसमें अब दिक्कत नहीं होगा, हमको लगता है RMgX के मैकेनिज्म में क्लियर है। आगे चलते हैं। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है रेसमिक मिक्सचर बनाता है ऑलवेज। कैसे? इसमें तुम देखो अटैकिंग साइट, वो भी लाइक करते हैं। जो अल्काइल समूह है ना, इसमें और इधर दोनों तरफ से हम्म ये भी दोनों तरफ से प्रकाश को ये जो अल्काइल समूह जैसे मैग्नीशियम हैलाइड जो है MgX, वो सामने से भी आ सकता है और अरे तुम्हारे पास सामने से कंट्रोल N सेव F हो चुका है जी। कैसे लिखना पड़ा। ये जो तुम्हारा था ना MgX आ रहा था, MgX, अच्छा ये ठीक उसी तरह से प्लेनर है ना। अब ये MgX इधर से अटैक कर दे तो इधर से अटैक कर दे तो, है ना, तो इधर से अटैक कर देगा, मान लो जिधर से हटा था हेलोजन उधर से ही अटैक कर दे तो हो जाएगा डिटेंशन, और इसके विपरीत दिशा से कर दे तो इन्वर्जन। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, रैसमिक। तो RMgX जो है ना रैसमिक मिक्सचर बनाता है। अधिकांश कार्बन के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तथा कुछ धातु जैसे सोडियम, मैग्नीशियम etc से अभिक्रिया करके धातु यौगिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब समझते हो ना, ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस मेटल, ये दोनों मिलके ऑर्गेनिक और कंपाउंड और मेटल मिलके बनाता है ऑर्गेनो कार्बन धात्विक यौगिक मेटालिक कंपाउंड। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो कैसा कंपाउंड है, हाँ धातुई कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है। ग्रिग्नार्ड किसी भी स्रोत से प्राप्त प्रोटॉन से अभिक्रिया कर लेता है तथा अच्छा इसको H+ कहीं से भी मिल जाए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सिर्फ और सिर्फ H+ चाहिए, कहीं से थोड़ा सा भी H+ मिलेगा क्या करेगा, अभिक्रिया कर लेगा। देखते हैं आगे, तो हाँ देखते हैं
बहुत ही अधिक क्रियाशील होता है। बात यह किसी भी स्रोत से प्राप्त प्रोटॉन बोले तो से अभिक्रिया कर लेता। देखते हैं कैसे। तथा क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता इसका एक हाँ देखो ना कैसे बनाता है। अभी रिएक्शन देख लेंगे तो पता चल जाएगा ना। हमारे पास एक रिएक्शन है आर, अरे हम कर लिए ना, RMgX प्लस H2। तुम जानते हो कि हाइड्रोजन प्रोटॉन दे सकता है, H प्लस दे सकता है, भाई पानी से बना देगा R। इस अल्काइल समूह के पास केवल और केवल हाइड्रोजन की कमी है ना। ये इसको मिल गया हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन बन गया। बाकी तुम जाओ कहाँ, हाइड्रोक्साइड, मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये हैलाइड कहाँ गया? इसका मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ कि हैलाइड। अच्छा देखो तो इसमें हैलाइड, हैलाइड कहाँ जाएगा? MgOH। हाँ हाँ जब किसी बड़े अणु से छोटे छोटे परमाणु का या समूह गायब हो जाते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विलोपन। हाँ ना, सबसे पहले तो ये लिखेंगे। जब किसी बड़े अणु से छोटे छोटे समूह या परमाणु निष्कासित होते हैं है, तो इस अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए तुम अगर ले लो सी दो सीमा बंधन में एक पाई में। हाँ आगे तो देखना ही। देखो ये है, इसमें से क्या होगा अगले ही क्षण ए और बी दो जो ग्रुप है ना यहाँ से टूट के निकल जाएगा और इसका आधा और इसका आधा दोनों मिलकर यहाँ पे एक बंधन बना देगा। तो अब तुम्हारा C यहाँ पे बन जाता है एल्कीन का निर्माण होता है विलोपन अभिक्रिया के दौरान। तो विलोपन अभिक्रिया के दौरान संतृप्त हाइड्रोकार्बन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। ये संतृप्त था,
है ना, इसके पास हर जगह सिंगल बॉन्ड है। Yes. डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तभी समझना कि असंतृप्त है। एक तो पाई बॉन्ड आएगा। एक को पाई बॉन्ड आ गया तो वो असंतृप्त। ये संतृप्त था, लेकिन यहाँ पे ये असंतृप्त। विलोपन अभिक्रिया एडिशन अभिक्रिया के जस्ट उल्टा होता है ना। अगर इसमें एडिशन इसमें करना रहता है, ई बॉन्ड तोड़ते तुम, है ना, ये वाले बॉन्ड को तुम तोड़ते, इस बॉन्ड को तोड़ते, है ना। हाँ, तो एगो इससे जुड़ जाता है, एगो इससे जुड़ जाता, तो फिर यही चीज हो जाता। इसको तोड़े तो इसको यहाँ पे ये बना, इसको इस, है ना, यहाँ और इसमें जोड़ेंगे तो ये बन जाए। हाँ सर इसमें कह सकते हैं कि उसका रिवर्स है, लेकिन मैकेनिज्म बहुत डिफरेंस हो जाएगा। तो मैकेनिज्म जब आएगा तो देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो हाँ। दो पाई बंधन टूटते हैं तथा एक, दो सीमा बंधन। हाँ हाँ, दो सिग्मा बंधन टूटते हैं तथा एक पाई बंधन, एक सिग्मा तथा एक पाई बंधन बनते हैं। सिग्मा का वैल्यू ना पाई। दो गो सिग्मा टूटा, और एक एगो पाई बना। हाँ ठीक है, गलती दिखा दिया। दो सिग्मा बंधन टूटते हैं तथा एक पाई बंधन बनते हैं। विलोपन अभिक्रिया उष्मा शोषी होता है। अगर किसी को तुमको तोड़ना है ना, तो उसको गर्म करो, हाई टेम्परेचर गर्म करना होगा, टेम्परेचर ज्यादा देना होगा, है ना। टेम्परेचर लेगा तो उसका बॉन्ड कमजोर होगा, वो टूटेगा। तो जितना भी, और इसका जस्ट अपोजिट एडिशन रिएक्शन कैसा होगा, वो उष्मा क्षेपी होगा, कम 20 डिग्री सेल्सियस है ना। वो उष्मा छोड़ेगा और ये उष्मा लेगा, है ना। अच्छा, उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए तापमान कैसा चाहिए, ज्यादा चाहिए, तब तो उसको वो उष्मा ले पाएगा। हाँ, तो ये अभिक्रिया हमेशा तापमान ज्यादा रहेगा तभी होगा। लेकिन ये जो है एडिशन रिएक्शन जो है वो कम तापमान, क्योंकि वो तो ऊर्जा उष्मा छोड़ता ही है, तो उसको उष्मा की क्या जरूरत है, जो कम तापमान पे होता है 20 डिग्री सेल्सियस का। विलोपन अभिक्रिया, अच्छा, किस पोजीशन से विलोपन होता है उसके आधार पे विलोपन जो है ना हम लोगों को, कौन कौन, अल्फा बीटा और अल्फा गामा, लेकिन पढ़ना है सिर्फ पढ़ना अल्फा बीटा। चलो तो हम विलोपन का प्रकार पढ़ते हैं। स्थान के आधार पे ना, अणु के आधार पे पढ़ेंगे तो हम E1 E2 पढ़ेंगे। कहाँ गया पॉइंटर यहाँ पे। विलोपन, पहले तो हमको ये समझना है कि अल्फा पोजीशन किसे कहते हैं, बीटा पोजीशन किसे कहते हैं और गामा पोजीशन किसे कहते हैं। मान लो CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है ना, यहाँ पे X है। तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है, कोई फंक्शन, सिर्फ हैलोजन ही नहीं, जिस कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहे उसको हम लोग कहेंगे अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन। उसके बाद वाले को बीटा, उस वाले गामा, उसके बाद वाले को डेल्टा, इस तरह से। काला उससे ज्यादा गामा, बहुत होता है, कार्बन कितना हो सकता है। अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, अच्छा, यहाँ पे जो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। ये जो हाइड्रोजन है हमारा अल्फा हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है हमारा बीटा हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है हमारा गामा हाइड्रोजन है, और ये जो हमारा है वो डेल्टा हाइड्रोजन है। बस समझ रहे हो, तो जिस कार्बन पे हाइड्रोजन रहेगा उसका नाम वैसा ही रहेगा, अल्फा कार्बन। हाँ, इधर देखो चुपचाप, अल्फा कार्बन आई थिंक समझ गया। अब देखो विलोपन अभिक्रिया में एक होता है अल्फा बीटा विलोपन। 5 मिनट वेस्ट हुआ है। अल्फा बीटा विलोपन क्या होता है,
मान लो कि दो ग्रुप जो विलोपित हो रहे हैं ना, एक अल्फा से विलोपन हो जाए और एक बीटा से, तो अल्फा बीटा। जैसे तुम्हारा एक एग्जाम्पल है, यदि यदि है ना अल्फा तथा बीटा कार्बन से एक एक समूह का विलोपन होता है, तो इस कारण तो इस विलोपन को इस विलोपन को ऐसे ना अल्फा बीटा विलोपन या बीटा विलोपन कहते हैं। इसको बीटा विलोपन भी क्योंकि बीटा क्या है कहते हैं। अल्फा बीटा विलोपन को ही बीटा विलोपन कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज बीटा विलोपन, बीटा एलिमिनेशन। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे तुम CH3 CH2Cl है ना, इसका कोई वो नहीं होता है, रिएजेंट नहीं, होता है KOH, अल्कोहलिक KOH ना। इसके प्रेजेंस में क्या होगा, तुम इसका स्ट्रक्चर का देखो, एक मिनट, H कैसे, CHCl, अच्छा हाँ, विलोपन करने में अच्छा रहेगा, HCl H। अब देखो क्या होगा, ये तुम्हारा कौन सा कार्बन है, क्योंकि हाइड्रोजन डायरेक्ट यहाँ से जुड़ा है, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। तो अल्फा अल्फा कार्बन से तो हाइड्रोजन जावे करेगा, बीटा से हाइड्रोजन चला जाएगा और ये बन जाएगा क्या, अब ये जो आधा आधा बॉन्ड था ये मिलके बना देगा C के बीच डबल बॉन्ड, और इधर ऐसा। अब ये दोनों निकल जाएगा है ना, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड C, इधर H दो, इधर भी H दो। अच्छा, ये K प्लस और OH माइनस है ना, तो H जो है वो OH के साथ बना देगा H2O प्लस Cl जो है वो KCl। दिस इज विलोपन, दिस इज अल्फा बीटा विलोपन। अल्फा गामा का अगर तुम देखोगे, थोड़ा सा एक झलक देख लेते हैं। CH3 CH2 CH2Cl, इसका एक 2 करके यहाँ पे हाइड्रोजन मिलते हैं। गामा से अल्फा और गामा होता है तो साइड अब देखो ये अल्फा है हमारा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा। तो बीटा से नहीं हुआ, अल्फा और गामा से हुआ, तो इसके पास खालीपन है और इसके पास खालीपन है। इसके बीच हुआ था तो अपने डबल बॉन्ड बना लिया था, इसके बीच होगा ना तो कहेगा चलो हम और तुम दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये बना देगा साइकिल। यहाँ पे प्रोडक्ट तुम्हारा आ जाएगा साइक्लोप्रोपेन प्लस H2O प्लस KCl, क्योंकि यहाँ पे KOH, दिस इज नॉट आवर पार्ट ऑफ सिलेबस। तो चलते हैं E1 और E2 एलिमिनेशन। this is what, this is alpha gamma विलोपन,
नहीं है? अच्छा, आगे जरूरत पड़ेगा तो देख लेंगे क्या। तो विलोपन भी यहीं पे हो जाता है समाप्त। पढ़ा दें। पढ़ा दे।